चलो देखो बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे थोड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह हर जगह रहता है। समझते हैं क्या चीज है ये गैल्वेनोमीटर। आसपास कहीं ना कहीं देखे होगे, कुछ कुछ मिस्त्री वगैरह लोग के पास होता है, उस तरीके से दो को काटा ऐसा सटाएंगे तो नहीं उसमें ऐसे रीडिंग वगैरह दिखाता है, लाइन अगर चल रहा है तो उस चीज को। अच्छा, तो वही चेक करने के लिए कि तार दो है वो सही है कि नहीं, यहां से यहां तक का लंबा तार है सही है कि नहीं, उसको चेक वेक करने के लिए दो को काटा ऐसा रहता है, सटाते हैं तो कांटा वगैरह उसमें इस तरीके से रीडिंग देता है। हाँ ठीक है, इसका मतलब करंट वगैरह पास कर रहा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि सर्किट में करंट कहीं पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। जैसे मान लिया जाए इसमें क्या होता है कि दो गो तार निकला रहेगा, अभी इस फिगर को समझाते हैं हम। दो तार निकला रहेगा, ठीक है, और कोई सर्किट में इस तरीके से अगर, ठीक है, यहाँ है ये बल्ब वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है या फिर बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके है कनेक्शन। अब इसमें करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको अगर हमको चेक करना है सही है कि नहीं सब कुछ सर्किट वगैरह, तो हम लोग यहां से बीच से कनेक्शन कट करके दो तार इसमें का निकाले, ला करके दो तार इसमें से क्या करेंगे यहां पे कनेक्ट कर देंगे। मान लिया जाए दो तार इसमें से निकाले, ला करके एक यहां लगाएं और एक, अब जो करंट आएगा आई, तो ये करंट आया यहां से घूम करके अगर जा रहा है, तो यहां से जब करंट इसमें से पास करेगा तो यहां पर ये कोई भी कॉइल में अगर करंट रहता है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। अब कोई करंट के कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल रहता है, करंट कैरिंग कॉइल, तो उस पर टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, एन आई ए बी ना। तो उस टॉर्क के कारण ये कॉइल घूमेगा, तो समझ जाएंगे ओ अच्छा सर्किट में करंट यहां आ गया, ठीक है, यानी कि सर्किट सही है, मेरा करंट वगैरह चल रहा है। ये सब चेक करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलो बात करते हैं ये सब। तो मेन जो गैल्वेनोमीटर का काम है वो काम ये है कि किसी सर्किट में करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है इस चीज का पता लगाने के लिए, ठीक है। हम लोग याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह भी फोटो वोटो बनाए थे, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही कहानी था, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किए थे, याद है, कुछ धुंधला धुंधला सा इस तरीके से था ऐसे करके, और यहां बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिए थे क्या ना। अगर इस ब्रांच से करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर करंट पास नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अच्छा ठीक है, चलो, तो ये चीज हम लोग बात किए थे वहां पे, थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर से हल्का हल्का परिचित है, अभी थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग सर्किट में करंट चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है इस चीज का पता लगाते हैं ना। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग किस चीज का, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर के ही मदद से हम लोग आमीटर या वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। आमीटर जिससे कि करंट नापा जाता है, करंट का वैल्यू को एग्जैक्ट नापा जाता है, और वोल्टेज कितना है सर्किट में उसको नापा जाता है, वो चीज हम लोग इसके मदद से बना सकते हैं। तो वो चीज भी हम लोग आगे समझेंगे। गैल्वेनोमीटर में होता क्या है एक्चुअल में, ये गैल्वेनोमीटर का फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है क्या फोटो, तो यहां पर तो हमारा साफ दिख रहा है कि नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है इसमें आमने सामने। उसके बाद क्या किया गया है यहां पर, ये जैसे, ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और कहां जाता है, साउथ में इंटर करता है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली सरफेस पे, मैग्नेट के सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। ये कर्व्ड सरफेस है तो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर टाइप। अच्छा, परपेंडिकुलर यहां से निकल रहा है, अच्छा यहां से परपेंडिकुलर निकला, यहां परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज, कभी ऐसा भी किए होगे, मोटर वगैरह कोई होता है ना, तो इतना बड़ा खोले हो गया अगर, तो उसके अंदर भी इस तरीके से मैग्नेट रहता है, कोई कोई काला रंग का ऐसे मैग्नेट रहता है, कोई कोई अगर खोलोगे। अच्छा,
अब इसके अंदर क्या किया जाता है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इसके अंदर में यहां पर एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, सॉफ्ट आयरन वगैरह यानी कि जो लोहा का मटेरियल है लेकिन वो सॉफ्ट है, बहुत आसानी से उसको टेढ़ा उड़ा किया जा सकता है तो कुछ करके अच्छे से। तो सॉफ्ट आयरन का एक यहां पे गोली जैसा इस तरीके से ऐसे रख दिए वो बीच में। ये चीज भी तुम कहीं ना कहीं देखे होगे, कहां देखे होगे वो भी बताते हैं। जैसे कभी कोई स्पीकर जो होता है, स्पीकर था ना, लाउड स्पीकर वाला साउंड का स्पीकर, उस स्पीकर के जैसे आगे में पर्दा लगा हुआ है काला, और पीछे इतना बड़ा मैग्नेट रहता है गोल ऐसा, है ना। उस गोल मैग्नेट के अंदर में बीच में एक छोटा सा लोहा रहता है। अगर कोई देखे हुए गौर से खुले होगे, गोल सर्कुलर मैग्नेट, उसके बीच में यहां पर एक छोटा सा लोहा रहता है ऐसे करके गोल। और हाँ, इसके नीचे में ऐसे है ना एक प्लेट जैसा रहता है। हाँ, और ये गोल मैग्नेट है, ये लोहा है। इसको निकालने में बहुत मेहनत लगता है, फोर्स बहुत लगता है। हाँ अच्छा, उसमें भी क्या है अब कहानी, एक बात ध्यान से सुनना। कभी पता नहीं, ये चीज शायद ऑब्जर्व कुछ लोग किया होगा, कुछ लोग नहीं किया होगा, मैक्सिमम लोग नहीं करता है कभी ऑब्जर्व। हमको भी बहुत लेट से हम भी ऑब्जर्व किए थे। अगर ये गोल वाला लोहा है ना, इसको निकाल दो मैग्नेट से, खाली ये वाला हिस्सा रखो। देखो मैग्नेट का खाली ये हिस्सा रखो, ठीक है, खाली ये हिस्सा रखोगे ना, और अगर चिपकाओगे लोहा में तो चिपका निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन जब ये लोहा को इसके अंदर बीच में डाल दिया, अब अगर चिपकाओगे ना, हटाओगे तो बहुत ताकत लगेगा, क्योंकि पावर बढ़ जाता है उसका, मैग्नेट का पावर बढ़ जाता है ये छोटा सा लोहा बीच में डालने से। क्या कि वो छोटा सा लोहा भी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग को चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। होता क्या है, यहां पे एक छोटा सा लोहा डाले ना, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है, आगे जानेंगे हम लोग। फेरो मतलब Fe, लोहा का कुछ है ना, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये लोहा का ये छोटा सा लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर ना, छोटा सा यहाँ पे डाल देते हैं। अब उस छोटा सा आयरन के ऊपर वो जो लोहा का ये है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से, इस तरीके से, जैसे यही लोहा का ये कुछ है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे करके तार लपेट दिए, क्वाइल लपेटे। वही क्वाइल है ये वाला जो है ना, वही लपेटा हुआ हिस्सा, ये वाला ऐसे करके लपेटा हुआ क्वाइल। ऐसे लपेट सकते हैं ना क्वाइल। अच्छा, क्वाइल ऐसे लपेटेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्वाइल अभी यहां पे ऐसे करके लपेटा हुआ है, ठीक है। हम यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये क्वाइल का एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे करके क्वाइल लपेटा हुआ है, तो क्वाइल का ये एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जा रहा है इसमें हर तरफ। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर कोई क्वाइल है। अगर क्वाइल में करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग क्वाइल, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि इस पर क्वाइल इस तरीके से लपेटा हुआ है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग क्वाइल रहेगा अगर, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क लगने के कारण घूमेगा। अच्छा ठीक है, तो अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने के कारण ये क्वाइल मान लिया जाए ऐसे घुमा, और उसी से कनेक्ट है ये काटा इस तरीके से, है ना। ये इंडिकेटर है जो हमको ऐसे करके बताएगा, पॉइंटर हो गया ये, जो हमको क्या करेगा, ये जहां पर आएगा, अगर 3 एम्पियर करंट है तो यहां पे 3 के पास आ जाएगा, 4 एम्पियर करंट है तो यह 4 के पास आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा ठीक, अब एक बात और होता है इसमें, अगर सिर्फ क्वाइल होता, मैग्नेट होता, तो करंट पास करने पे क्या हो जाता, क्वाइल है, करंट थोड़ा सा भी करंट देंगे तो ये सीधा यहां आ जाता। क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, एक छोटा सा स्प्रिंग, SP करके लिखा हुआ है, स्प्रिंग, SP यहां दिख रहा होगा लिखा, स्प्रिंग, ठीक है। वो जो स्प्रिंग है इस तरीके से गोल ऐसा, वो क्या होता है, उसका काम क्या है, जैसे एक बच्चा वाला एक छोटा सा गाड़ी होता है ना, उसको ऐसे करके खींचते हैं और छोड़ते हैं तो फिर भाग जाता है, तो उसको भी कभी खोलोगे तो इससे ये गोल वाला स्प्रिंग दिखेगा। क्या ऐसे करते हैं तो स्प्रिंग एकदम टाइट हो जाता है, और छोड़े तो बस इसी से भागा। आज वही वाला स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को यहां पे क्या किया गया है, पाइवोट कर दिया गया, यानी फिक्स कर दिया गया, इसी के साथ कील ठोक करके इसको पाइवोट कर दिया गया। पाइवोट मतलब फिक्स कर देना किसी चीज को, ठोक करके। अब ठोक करके फिक्स तो कर दिए, ठीक है, तो फिक्स कर दिए, तो अब देखो क्या होता है यहां पे, ध्यान से। अब जैसे ही
करंट पास करेगा तो ये इधर घूमेगा, तो स्प्रिंग टाइट होगा। क्या स्प्रिंग टाइट होगा? तो अब ये जितना इधर जाएगा, जाते जाते एक समय जाने के बाद स्प्रिंग भी टाइट हो गया, तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट तक जाकर के उसको रोक लेगा। अच्छा, स्प्रिंग चाह रहा होगा इधर घुमाना वापस, और जो करंट इसमें पास किया उसके कारण जो करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क लगा, वो चाह रहा है इसको ऐसे घुमाना। तो एक समय आएगा जिस समय कि ये स्प्रिंग के द्वारा जो उल्टा ऐसे टर्क, उल्टा एंटी टर्क, और करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो टर्क है वो जिस वक्त बराबर होगा, वहीं पर जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा। अच्छा ठीक, वहां पे जाके रुक जाएगा। तो ठीक है, ये इस तरीके से क्या होता है इसमें कि इधर का टॉर्क और इधर का ये जैसे कि करंट पास किया, करंट पास करने के कारण जो टॉर्क आया वो, और जो स्प्रिंग के कारण जो उल्टा टर्क है वो जिस पॉइंट पर बराबर होगा उस पॉइंट पर जाकर के ये रुक जाएगा। अच्छा ठीक, अब और अच्छे से इस पे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है, स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है, हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू होता है कितना, टॉ बराबर एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा। अच्छा ठीक है, तो एम बी साइन थीटा टॉर्क लगाता है करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, टॉर्क लगेगा। अच्छा, और ये एम बी साइन थीटा, एम को लिखते हैं एन आई ए बी आई इंटू क्या, साइन थीटा। एम को एन आई ए लिखते हैं ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ढेर सारा बार लपेटे हैं ना, 100 बार लपेटे हैं तो 100 एन का मान, करंट जितना पास किया वो। बी जो मैग्नेटिक फील्ड, हम कैसा मैग्नेट लिए हैं तो बनाने वाला को तो पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। एरिया, एरिया मालूम रहता है ना, उस पर जब लपेटे हैं तो एरिया उसका पता है हमको। अच्छा ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स भी मालूम है, कितना टर्न्स लिए। अच्छा, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर रहता है ना, ये क्या करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बना देता है ना एरिया के साथ, जिस कारण से ये जो थीटा है ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। टर्क, मैक्सिमम टर्क मिलता है, मैक्सिमम टर्क को यहाँ पे काउंटर करता है, तो ये एन आई ए बी हो जाता है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। अच्छा, अब ये जो टर्क है, ये जो हमको आया, ये वो टर्क है जो करंट कैरिंग कॉइल में लगा। अब स्प्रिंग तो उल्टा घुमाना चाहेगा, स्प्रिंग क्या चाहेगा, स्प्रिंग टाइट हो जाएगा अगर इस पे करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लग के ऐसे घूमना चाहेगा तो स्प्रिंग भी तो टाइट होगा। तो एक वक्त जब स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला एंटी टर्क और करंट के कारण इधर का टर्क जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट पे ये पॉइंटर रुक जाएगा। अच्छा, तो स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है उसका मान क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा, कोई पढ़े होगे, 11th क्लास में एक चीज होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है के एक्स, पता नहीं 11th में पढ़े तो नहीं है होगे, या पढ़े भी होगे तो भूल जाता लोग। बात यहाँ ये होता है ना, माइनस के एक्स होता है। हम माइनस का मतलब होता है स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, उसको हम इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, इधर उल्टा साइड, इसके लिए ये माइनस साइन होता है। एक्स का मतलब हो गया जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा एक्स, और के जो है ना स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है जो कि स्प्रिंग के सॉफ्टनेस या हार्डनेस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग जितना सॉफ्ट रहेगा के का मान कम रहता है, हार्ड जितना रहेगा तो के का मान उतना ज्यादा। जितना ज्यादा स्प्रिंग हार्ड है हर एक डिस्टेंस के लिए उतना ज्यादा वो फोर्स लगाता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। वहीं से एक चीज आता है यहां पे, अगर हमको स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क अगर लगेगा तो टॉर्क, ये तो सर्कुलर है ना स्प्रिंग, ये तो घुमाएगा खाली, तो उसके कारण जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है के इंटू थीटा। के इंटू थीटा, ये के इंटू लीनियर डिस्टेंस, के इंटू एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना एंगल घूमेगा उतना गुना क्या, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, गुना करेंगे तो इतना टॉर्क स्प्रिंग देता है। तो एक वक्त आएगा जब स्प्रिंग का टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों बराबर होगा, उस वक्त में ये रुक जाएगा। स्प्रिंग का टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों जब बराबर होगा तो ये क्या होगा, रुकेगा उस वक्त की स्थिति। और उस समय यहां पर से देखो जरा सा, ये सारा चीज अगर ये एन ए बी इधर डिवाइड में आ जाए तो के थीटा बाय एन ए बी इज इक्वल टू क्या है, आई।
तो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग का कांस्टेंट ये फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न कैगो डाले हैं वो भी फिक्स है, एरिया भी उसका पता रहता है हमको, पी भी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो इन सब का मान कैलकुलेट करके पहले से लिख देता है, इसको जी यानी कांस्टेंट बोल देते हैं, आई इंटू थीटा बराबर आई। तो वो कांस्टेंट गुना जितना डिग्री एंगल घुमा वो मल्टीप्लाई होकर हमको करंट का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया जाए ये 2 डिग्री घुमा, ये 2 डिग्री घुमा, तो यहां पे जो रीडिंग लिखा रहेगा 2 डिग्री पे वो लिखा रहेगा 2 गुना ये बराबर मान लिया जाए ये 20, या अगर इसका मान 10 है तो 10 गुना 2 20, यानी कि अगर 2 डिग्री घुमा तो यहां पे लिखा रहेगा 20। अगर ये 3 डिग्री घुमा तो 3 गुना 10 यहां पे लिखा रहेगा 30 एम्पियर ये चीज। तो ये सब चीज है, हम लोग इस सब पे अभी चर्चा वर्चा करेंगे सारा चीज। ठीक है, अब सब कुछ को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या बोले हम लोग, इसका कहानी का बेसिक जो पर्पस है इसका, इसमें हम लोग समझे हल्का हल्का। होता क्या है मेनली कि 2 मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है, और इसको क्या करते हैं हम लोग, एक स्प्रिंग इसमें अटैच कर देते हैं, ताकि क्या हो, जब ये करंट दे तो ये ऐसे करके जाए, वहां पे जाकर के जैसे वहां गया तो ये स्प्रिंग टाइट होगा, तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला एंटी टर्क और करंट के कारण इधर का टर्क जिस समय बराबर होगा वहां पे जाके ये रुक जाएगा, वहां पे जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा। अच्छा ठीक, तो रुका, उसके बाद हम लोग को वही दोनों टर्क को बराबर करके करंट पता कर लेंगे। चलो इस पे हम कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ पे बातचीत करते हैं, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, समझते हैं आगे जरा सा। ये है क्या, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, कहीं इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, करंट इन एनी सर्किट, ये भी लाइन जोड़ सकते थे, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है, वही टॉर्क वाला कहानी है इसका, वही चीज को लिख दिया लैंग्वेज में कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, जब किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह टॉर्क महसूस करता है, और हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो टॉर्क लगेगा क्वाइल पे ना, उस टॉर्क का जो मान है करंट पर निर्भर करेगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है ना M क्रॉस B, ये NIA B, तो I है ना, तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का मान करंट पर निर्भर करता है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अगर पूछा जाए तो कभी तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह। आगे बात करते हैं इसमें, इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट कैसे कैसे बनाया गया इसको, तो जो फोटो हमको तो समझे, 2 मैग्नेट, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर स्प्रिंग को पाइवोट किया जाता है, कॉइल लपेटा जाता है, पॉइंटर लगाते हैं, यही सब है ना। अब उसको लिखना पड़ता तो जो अपना से लिखते। द मेन पार्ट्स ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर शोन इन द फिगर, जो सारा मेन पार्ट है उसको फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, ठीक है, विथ मैनी टर्न्स, कॉइल में ढेर सारा टर्न होता है। अच्छा ठीक है, फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो कॉइल है वो एक फिक्स एक्सिस में क्या होता है, वो घूमने के लिए एकदम आजाद रहता है ना, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहने का क्या अर्थ है, उस पर भी थोड़ा सा समझो। अगर कहते हैं कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म एंड रेडियल, यूनिफॉर्म, कुछ और 3-4 ऑप्शन,
तो यूनिफॉर्म और रेडियल का मतलब होता है रेडियस के अलॉन्ग, जो सॉफ्ट आयरन कोड है ना उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर रेडियल, रेडियस के अगर ऐसा है तो रेडियस यही ना हुआ, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, विथ मेनी टर्न्स मतलब क्वाइल में ढेर सारा टर्न होता है और वो फ्री होता है रोटेट करने के लिए, वो क्वाइल आजाद होता है किस चीज के लिए, घूमने के लिए, वर्टिकल एक्सिस में। अच्छा ठीक है, वर्टिकल एक्सिस कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर ये क्वाइल हुआ, यही है वो क्वाइल, यही है वो क्वाइल, तो ये आजाद है ऐसे करके घूमने के लिए, वर्टिकल एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया, क्वाइल पे ऐसे परपेंडिकुलर, ये इसका क्या हो गया एक्सिस, और ये ऐसे करके घूमने के लिए आजाद होता है। देयर इज ए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोड, एक सिलेंडर जैसा गोल आयरन कोड होता है, which not only makes the magnetic field radial but also increase the strength of magnetic field। क्या बोला गया कि जो इसमें जो सॉफ्ट आयरन कोड है, ठीक है, ये जो बीच वाला सॉफ्ट आयरन कोड है, यही मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रेडियल बनाता है। रेडियल बनाने का मतलब ऐसे परपेंडिकुलर जैसा, ताकि टॉर्क मैक्सिमम मिल सके। ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है, रेडियल यानी कि रेडियस के अलॉन्ग ऐसे परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ ये मैग्नेट के ताकत को भी बढ़ाता है। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल ही नहीं बनाता है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को भी बढ़ा देता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, कभी फील करके देखना, ये वाला जो स्पीकर के पीछे का मैग्नेट है वो है, इसको एकदम सिर्फ एक ऐसा लेना और एक क्या करना जिसमें वो जो गोल ऐसा ये लगा रहता है इसको लेना, ये ज्यादा ताकत से चिपकेगा किसी लोहा में और ये कम ताकत से चिपकेगा। कभी फील करके देखना इसको, ठीक है। किसी के पास अगर स्पीकर हो वाला या मैग्नेट हो, कोई स्पीकर वाला जो मैग्नेट होता है पीछे वाला, वो गोल उसके साथ अगर किसी के पास होगा तो लेके आना, या कहीं से उपाय करके स्पीकर वाला दुकान या किसी के पास से। एक ठो को तो बोले हम कांटी लाने, कॉइल लाने तो ले भी नहीं, खाली ज्ञान देगा। चलो, तो इसमें क्या क्या बातचीत हम लोग वही बात सब किए, इसको एक एक चीज को लाइन बाय लाइन से समझते जाना, पढ़ते जाना है। फिगर से मैच दिमाग में, एकदम फिगर दिमाग में होना चाहिए, हर एक लाइन समझ में आएगा कि हाँ अच्छा वो उसमें ये चीज है, ये चीज है, ये चीज। तो यही लिखा हुआ है कि द मेन पार्ट्स ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर शोन इन द फिगर। जो मेन पार्ट्स को फिगर में दर्शाया हुआ है, द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, गैल्वेनोमीटर में कॉइल होता है विथ मेनी टर्न्स, कॉइल में ढेर सारा टर्न होता है, फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। वो जो कॉइल है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में वो घूमने के लिए आजाद होता है। देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोड, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोड होता है जो कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल ही नहीं बनाता है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के ताकत को बढ़ाता भी है। अच्छा, ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को, या समझा हुआ रहेगा अगर तो बिहार बोर्ड वाला हिंदी में लिख दिया, सीबीएसई वाले को तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। वर्किंग, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है ये, तो काम करने का प्रोसेस तो उसका सिंपल है। जब भी हम लोग तार को कनेक्ट करेंगे, करंट दौड़ेगा कॉइल में और उसमें क्या लगेगा, टॉर्क। उसी टॉर्क के कारण वो घूमेगा तो रीडिंग हमको देगा, स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इफ वी ज्वाइन द टू एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर का कॉइल का जो तार है उसका दोनों एंड को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, टू द सोर्स ऑफ करंट, करंट के सोर्स से, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग सर्किट से जोड़े थे। अच्छा, सोर्स ऑफ करंट, then due to presence of current in the coil it experience a torque and rotate। जब भी करंट, वो जो गैल्वेनोमीटर कॉइल का दो तार होगा, दोनों तार को मान लिया जब प्लगे में घुसा दिए, एग्जांपल के लिए वो जो नहीं सॉकेट में डाले, तो उसमें क्या होगा, करंट दौड़ने लगेगा कॉइल में। अब कॉइल में करंट दौड़ेगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। अच्छा ठीक है, और वो घूमेगा। निडल इज अटैच्ड टू द कॉइल, कॉइल से ही एक निडल जुड़ा हुआ है which shows the deflection and presence of current। वही क्वाइल जो घूमेगा टॉर्क के कारण, उसी क्वाइल में जुड़ा हुआ एक क्या, निडल। तो वो निडल घुमा, तो निडल घुमा तो हमको पता चल गया अच्छा यहां पर करंट वगैरह मौजूद है, ठीक है। अब हमको इसका थोड़ा सा कुछ कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है, थ्योरी वगैरह करना है, ठीक है। वो चीज हम लोग जरा देखते हैं, जरा सा देखो इसमें क्या था। हम लोग जाने थे एक बात कि क्वाइल में एक टॉर्क लग रहा था ना, क्या था, टॉर्क ऑन दी क्वाइल, क्वाइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क बराबर टॉ बराबर क्या, एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी, हाँ एम बी साइन थीटा,
एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा होगा 90 डिग्री ना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो थीटा है ये हमको कितना लेना है, 90 डिग्री ना। हेयर थीटा बराबर 90 डिग्री ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बनाता है, इसीलिए यहां पे थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम एम बी साइन 90, ठीक है। अच्छा, तो टॉर्क बराबर देखो तो एम के जगह पे एन आई ए इंटू बी इंटू क्या, ये हमारा साइन 90 को क्या कर दिए, 1 कर दिए, साइन 90 1 हो गया। तो एन आई ए बी। अब यहां पर ये तो हमारा क्या है, टॉर्क, टॉर्क ऑन क्या, क्वाइल ड्यू टू करंट, करंट के कारण क्वाइल पे लगने वाला टॉर्क हो गया ये। इसको बाद में लिखना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ क्या, वही क्वाइल का जो है, क्वाइल का जो एरिया कितना है वो चीज, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इन सब का नाम यहां पे ऐसे करके अच्छा से लिख सकते थे, टॉ बराबर ये, एन नीचे में, एन बराबर ये, आई बराबर ये, ए बराबर, ऐसे करके अच्छा से लिखना, ठीक है। तो ये तो वो टर्क है जो कि क्या हुआ, क्वाइल में लगा, जो करंट पास करने के कारण क्वाइल में जो टॉर्क उत्पन्न हुआ वो टॉर्क कितना है। अच्छा, इसी टॉर्क को बैलेंस करेगा कौन, हाँ, स्प्रिंग के द्वारा टॉर्क ना। टॉर्क ऑन दी क्वाइल विल बी बैलेंस्ड बाय दी, हाँ, स्प्रिंग ना, हाँ ना। टॉर्क ऑफ द क्वाइल will be balanced by the anti-torque exerted by spring, और वो टर्क जो होगा स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा K इंटू फाइ। अब ये चीज क्या लिख दिए, यहां पे K हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, या इसको टर्जिनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। हेयर K बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको टर्जिनल कांस्टेंट भी कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट या टर्जिनल कांस्टेंट बोलते हैं, वो अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है। स्प्रिंग जितना हार्ड रहेगा K का मान उतना ज्यादा, स्प्रिंग जितना सॉफ्ट रहेगा K का मान कम रहता है। और ये फाइ जो है ये बता रहा है कि कितना एंगल घूमेगा, जितना एंगल घूमेगा जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा लगाएगा स्प्रिंग, ठीक है। फाइ क्या हो गया यहां पे, कि कितना एंगल घूम रहा है, फाइ बराबर एंगल रोटेटेड ना बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा जितना एंगल घुमा गया है वो चीज, एंगल, स्प्रिंग जितना एंगल घूमेगा उतना ज्यादा टॉर्क। तो जब इक्विलिब्रियम जो होगा, यानी कि जिस वक्त वो कांटा जाके रुकेगा, उस वक्त स्प्रिंग का टॉर्क, स्प्रिंग तो वापस करना चाह रहा है ना, स्प्रिंग का टॉर्क और करंट के कारण जो टॉर्क है उधर का, करंट के कारण उधर टॉर्क, स्प्रिंग के कारण इधर टॉर्क, वो दोनों बराबर जब होगा इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में, तो वहां पे रुक जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वहां पे यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू करंट और बराबर टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, वो दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, करंट के कारण जो टॉर्क आया था वो कितना था, देखो तो NIAB, टॉर्क जो आया था NIAB
ए बी, और ये तो के फाई है, एन आई ए बी, ये क्या है, के इंटू फाई है। ये स्प्रिंग में जो टॉर्क लग रहा है करंट के कारण वो है, और ये क्वाइल में लगने वाला करंट है, और ये स्प्रिंग में करंट। दोनों पे बात करते हैं हम लोग अच्छे से। अब इसमें क्या है, हम लोग आई बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो के फाई बटा एन ए बी। अच्छा, इसमें के जो है वो क्या है, स्प्रिंग का टर्मिनल कांस्टेंट, वो तो डिपेंड करता है कितना स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, उससे। तो अच्छा, वो तो स्प्रिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा के, तो वो जो स्प्रिंग जो लगा गैल्वेनोमीटर जब बना रहे होंगे तो बनाते समय ही पता होगा कि के का मान क्या है शुरू में, तो उसी के का वैल्यू को नाप के, ये यानी कि नॉन एक टर्म है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न कई बार क्वाइल को लपेटे है बनाने वाला तो पता है ना, जो गैल्वेनोमीटर बना रहा है उसको मालूम है ना कै को टर्न लिए हैं हम। अच्छा ठीक, एरिया क्या है उसका क्वाइल का वो भी मालूम है, मैग्नेटिक कितना ताकत का लगा रहे हैं मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जानकारी है, यानी ये सब टर्म कांस्टेंट है। एक गैल्वेनोमीटर का ये चारों टर्म क्या होता है, कांस्टेंट। तो यानी इसी को हम अगर ऐसे एक कर दे तो ये G इंटू फाई ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या हो गया, यहां पर हम लोग ध्यान रखना है, हेयर G बराबर K बाय एन ए बी, इसको कहते हैं, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें यानी कि ये हुआ, इसका मतलब अगर मान लिया जाए एंगल, ये हमारा क्या चीज को बता रहा है, एंगल है ना, एंगल कितना घुमा है, पॉइंटर, एंगल रोटेटेड बाय पॉइंटर, पॉइंटर के द्वारा कितना एंगल घुमा गया वो चीज को ये दर्शा देगा। जैसे अब मान लिया जाए गैल्वेनोमीटर में बनाए हैं तो उसमें जब रीडिंग देंगे हम लोग तो इस हिसाब से रीडिंग देंगे। देखो क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई भी ये पॉइंटर है, पॉइंटर अगर यहां से यहां तक घुमा, मान लिया जाए इनिशियल से ये कितना, मान लिया जाए ये जो एंगल घुमा है, ये एंगल घुमा है यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंटर है, ये जो एंगल घुमा, ये एंगल घुमा है यहाँ पे 10 डिग्री मान लिया जाए, ठीक है, 10 डिग्री घुमा, और इस G का मान ना, ये एक एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, और G का जो मान है वो है मान लिया जाए 20, या फिर G का मान है मान लिया जाए 2, G का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके के एन ए सबको गुना भाग करके आया 2, ठीक है। और जब इसको हम लोग ये सटाए, उसमें करंट जब पास किया तो करंट पास करने के बाद ये 10 डिग्री घुमा, तो 10 डिग्री घुमा तो कितना होगा यहाँ पे करंट का वैल्यू 2 गुना 10, यानी कि यहां पर कितना लिखा हुआ होगा 20 एम्पियर, यहां कितना लिखा हुआ रहेगा, घुमा है 10 डिग्री, वहां लिखा क्या रहेगा 20 एम्पियर, वो 20 एम्पियर का वैल्यू देगा। अच्छा, इसी तरह से सेट कर दिया जाता है, यहां पे 20 रहेगा, 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे 20, तो 20 डिग्री पे 40, क्या ऐसे करके है ना, 20 40 60 ऐसे करके रीडिंग लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 एम्पियर हो गया, है कि नहीं, ऐसे करके करंट लिखा हर 10-10 डिग्री पे लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे कर करके। तो ये हम लोग इस तरीके से बना देते हैं गैल्वेनोमीटर वगैरह को। अच्छा, अब ये चीज तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा यहां तक तो समझे। अब इसी में हमको थोड़ा सा एक चीज समझना है गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी के बारे में। जैसे मान लिया जाए कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है जो कि ना छोटा से छोटा करंट को भी डिटेक्ट कर ले, कुछ करंट होता है जो छोटा मोटा करंट को नहीं नाप पाता है, बड़ा करंट को ही नापेगा, ठीक है। तो अब जैसे बड़ा करंट होगा तभी उसमें कुछ हल्का सा रीडिंग उठेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो कोई ज्यादा कोई अगर इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका जो क्वाइल वगैरह सब होगा एकदम बहुत छोटा मोटा पतला सा एकदम हल्का हल्का बनाया गया होगा, ताकि जरा भी करंट जाए, जरा भी टॉर्क लगे तो घूम जाए,
कुछ स्प्रिंग थोड़ा बड़ा बनाया गया होगा ताकि ज्यादा करंट अगर फ्लो करता है तब भी उसमें उसका कांटा घूमे। तो अलग अलग गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। वो हमको इस चीज से पता चलेगा कि थोड़ा सा करंट देने पे कितना डिग्री एंगल घूमने का क्षमता है उसमें। बात करते हैं थोड़ा उस पर भी हम लोग। ये तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। अब इसका भी ये पता होना चाहिए, के बाय एन ए बी को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना होता है, के बाय एन ए बी, या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तब के पे नंबर ऑफ टर्न के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये सब चीज का ध्यान रखना। आगे उसके बाद सेंसिटिविटी वगैरह ये सब चीजों पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक करंट सेंसिटिविटी था, ये चीज हुआ। आगे हम लोग जरा सा देखो तो हम लोग आगे जानना जरा सा करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, चूंकि करंट बराबर है G इंटू क्या, फाई, G इंटू फाई है। अच्छा ठीक है, यहां पे जो इसका सेंसिटिविटी होता है वो सेंसिटिविटी वो होता है एंगल पर यूनिट करंट, एंगल पर यूनिट करंट। ये कितना आया, मतलब सेंसिटिविटी बराबर क्या है, इट इज द डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट। ये इसी को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। मतलब एक बात ध्यान से समझना है, यानी कि अगर डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट का अर्थ क्या हो गया, यानी कि हर 1 एम्पियर के लिए कितना डिग्री का एंगल में डिफ्लेक्शन होता है। हर 1 डिग्री 1 एम्पियर करंट में कितना डिग्री एंगल का डिफ्लेक्शन होता है, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे कोई गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट दिए तो वो सिर्फ 1 डिग्री घूमा बस, लेकिन अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट दिए वो 20 डिग्री घूम गया तो उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इससे हम लोग पकड़ते हैं। तो ये आई बाय क्या बोलेंगे, फाई, यही इसका क्या है, सेंसिटिविटी। ये आई बाय फाई इज इक्वल टू, देखो तो आई बाय फाई बराबर यहां पे क्या होगा, आई, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, फाई बाय आई होगा ना, फाई बाय आई। इट इज द डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट, एंगल पर यूनिट करंट। अच्छा, ये फाई बाय आई को कहते हैं। यहां पे फाई बाय आई बराबर देखो तो जरा सा, चूंकि आई इज इक्वल टू जी इंटू फाई है, ठीक है। तो जी इधर आएगा तो 1 बाय जी इज इक्वल टू फाई बाय आई। ये यानी कि 1 बाय जी बराबर 1 बाय जी के जगह पे क्या लिखेंगे, जी के जगह पे के बाय एन ए बी, जी के जगह पे के बाय एन ए बी। तो ये देखो तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा तो एन ए बी अब बाय क्या, के। यही है सेंसिटिविटी, ठीक है। हाँ, करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट, यानी कि फाई बाय आई। तो फाई बाय आई हमारा क्या है, 1 बाय गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अच्छा, अब ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, या इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे 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 करके। अब करंट सेंसिटिविटी किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न के सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा, लूप
करंट का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, कॉइल का एरिया बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, के का मान को कम करना पड़ेगा, यानी कि स्प्रिंग को सॉफ्ट करना पड़ेगा। यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ भी है लैंग्वेज में कि द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है क्या चीज करके? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द एरिया और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू के साथ तो उल्टा संबंध है ना, के को घटा के या इन सबको बढ़ा के। ये सब चीज हमारा गैल्वेनोमीटर के बारे में सारा जानकारी हो गया। क्या क्या चीज हम लोग इसमें गैल्वेनोमीटर में किए? तो ये सारा चीज गैल्वेनोमीटर के बारे में ये हो गया कंप्लीट जानकारी। इसके बाद हम लोग चाहे तो होमवर्क में एक क्वेश्चन बना सकते हैं NCERT का। ऐसे तो खत्म हो गया ना टोटल, तो ऑल एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं इस पर। NCERT का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आसान रहता है ये चीज। ऐसे गैल्वेनोमीटर पे आधारित एक इस टॉपिक पे आधारित जो है गैल्वेनोमीटर पे आधारित एक शायद 4.10 है एक्सरसाइज, ये उसी पर बेस्ड है शायद। अच्छा, लेकिन NCERT का सारा एक्सरसाइज हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसान है, सॉल्व करने का कोशिश करना है। और बाकी जो है मेरा प्लेलिस्ट में तो डला हुआ है सारा का सॉल्यूशन। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन सर्च करोगे यूट्यूब पे सारा आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। इसका PDF हम दे देते हैं। हेलो 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 हेलो। तो ये हम लोग करंट सेंसिटिविटी तक इसका समझे थे, है ना, गैल्वेनोमीटर में उसका करंट सेंसिटिविटी पे बात किए थे। अब हम लोग को थोड़ा सा एक चीज और समझना है इसमें। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखा जाए, गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी पढ़े थे। करंट सेंसिटिविटी मतलब करंट के प्रति कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर, वो चीज। यानी कि अगर यूनिट करंट देंगे 1 एम्पियर तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, इसी चीज को बताने वाला चीज क्या होता था? करंट सेंसिटिविटी। हम लोग यहां पर बात किए थे करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? इट इज द डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट। यानी यूनिट करंट देंगे तो उससे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन भागा करंट। अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन, हाँ, ये क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। NCERT का एक्सरसाइज नंबर शायद 4.10 है, इसी पर वोल्टेज सेंसिटिविटी पर आधारित एक क्वेश्चन है उसमें NCERT में, ठीक है। ये हम तो बोले थे NCERT का सारा क्वेश्चन वगैरह को बना लेने के लिए, बनाए तो नहीं है होगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का क्या हो गया ना, डिफ्लेक्शन। ये क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ही हमारा क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट वोल्टेज, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, इसी चीज को हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, फाई बाय ये वोल्टेज को V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, करंट इंटू रेसिस्टेंस। ये तो हो गया करंट इन द क्वाइल, करंट इन द क्वाइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर के क्वाइल में जो करंट दौड़ रहा है, और ये रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ, ये गैल्वेनोमीटर का क्या हो गया? रेसिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और देखो तो, ये फाई बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, देखो तो कहाँ है, यहां पे देखो तो, I इज इक्वल टू जी इंटू क्या है? फाई है। अच्छा ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? देखो तो I बाई जी, क्या? I इज इक्वल टू जी फाई ना,
चूंकि हम लोग एक बात जानते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू जी इंटू क्या है, फाई, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट इंटू क्या, फाई, इसीलिए फाई इज इक्वल टू आई या भागा क्या है, जी है, आई भागा जी। तो यहां पे देखो तो फाई के जगह पे हम लोग आई या डिवाइडेड बाय क्या, जी लिख सकते हैं। तो फाई के जगह पे हम लोग चाहेंगे तो आई या डिवाइडेड बाय क्या, जी लिख सकते हैं। अब भागा में क्या है, आई आर, तो ये देखो तो आई भागा जी इंटू क्या, आई आर, आई से आई कैंसिल, अच्छा ठीक है, तो 1 बाय जी आर, अच्छा ठीक है 1 बाय, ये जी को क्या लिखते हैं, जी क्या है, एन ए बी बाय के, शायद ऐसे कुछ है ना, जी बराबर क्या होता है, के बाय एन ए बी ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ये जी किसको लिखते थे, के बाय एन ए बी, ये जी हमारा, जी बराबर क्या था, के बाय एन ए बी, तो इसको हम लोग यहां पे डाल सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको यहां पर अगर हम लोग पुट करेंगे के बाय एन ए बी, यहां क्या है आर, ये एन ए बी ऊपर चला जाएगा, तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल जो हमारे पास आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर एन ए बी ऊपर चला जाएगा और के आर नीचे रहेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को आगे हम लोग देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर एन ए बी ऊपर गया ना, एन ए बी ऊपर गया, नीचे में के आर बचा क्या, तो एन ए बी भागा के आर। इस पर आधारित एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो है वही एक्सरसाइज शायद 4.10 है, ओल्ड एनसीईआरटी का इतने हुआ करता था शायद, तो ये कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी उसमें पूछा था, करंट सेंसिटिविटी पूछेगा तो वो तो आराम से क्या, फाई बाय आई, और फाई बाय आई हमारा है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ये एन ए बी बाई के, तो ये जिस इसमें एन ए बी बाई के है, और इसमें देखो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है उसमें भी एन ए बी बाई के है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी जिस जिस चीज पे निर्भर करता है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निर्भर करता है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी एक और चीज पे भी निर्भर करता है, वो हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, एक्स्ट्रा एगो क्या हो गया इसमें, रेसिस्टेंस। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है गैल्वेनोमीटर का ही टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर के आधार पर आमीटर कैसे बनाया जाता है और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, बस एक चीज और है उसमें। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग समझे, इसमें एन ए बी बाई के जो है ये वाला टर्म हमारा करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय क्या, रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेसिस्टेंस, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हो सकता है मे बी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर क्या, करंट सेंसिटिविटी इनटू रेसिस्टेंस, क्या बिहार बोर्ड वाला को तो खैर अक्सर यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, समझ रहे हो ना, इस पे आधारित फॉर्मूला को घुमा घुमा करके या स्क्वायर दे देगा किसी ऑप्शन में, किसी में ऐसे रहेगा या ऐसे, इस टाइप से भी हो सकता है। तो एन ए बी बाई के ये हमारा कि इसमें से टर्म क्या है, सेंसिटिविटी। अच्छा, इसी में पूछ देगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, के को कम करेंगे, रेसिस्टेंस को कम करेंगे, जो उल्टा रिलेशन में है उसको कम करना होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन में होता है उसको बढ़ाना होता है, सिंपल बात, ये सब चीज। अच्छा ठीक, आगे इसी पे आधारित वही एक मान लिया जाए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं गैल्वेनोमीटर के कॉइल का, तो जो उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगा, क्योंकि इसके साथ ये उल्टा रिलेशन में, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इसका क्या होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आमीटर क्या होता है, यह गैल्वेनोमीटर का ही टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर की ही मदद से हम लोग आमीटर बनाते हैं। आमीटर होता क्या है, a device used to measure क्या चीज, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, क्या मेजर इलेक्ट्रिक करंट
इन अ सर्किट ना, एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात, अब ये बनता कैसे, इसका बनावट क्या है, देखो जैसे कि कोई गैल्वेनोमीटर हुआ, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में अगर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा, ये गैल्वेनोमीटर है ना, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में अगर एकदम छोटा सा रेसिस्टेंस इस तरीके से अगर हम जोड़ दे, ठीक है, और एकदम छोटा सा रेसिस्टेंस जिसको आर एस से डिनोट किए, बहुत ही स्मॉल रेसिस्टेंस है, ये क्या है, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कॉल्ड शंट, इसको शंट बोलते हैं। देखो बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस यदि हम लोग गैल्वेनोमीटर में पैरेलली कनेक्ट कर दे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, किसको, एक छोटे से रेसिस्टेंस को, तो अब ये दोनों इंड अब हम लोग निकालेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे गैल्वेनोमीटर का। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर में रेसिस्टेंस भी है, इसका खुद का कॉइल का रेसिस्टेंस, उसका अगर फोटो रेसिस्टेंस के साथ दिखाना होगा तो हम लोग उस फोटो को ऐसे दिखाएंगे जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया, ये शुद्ध गैल्वेनोमीटर, अब बगल में उसका रेसिस्टेंस, ये हो गया आर जी मतलब रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके कॉइल का रेसिस्टेंस, ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेसिस्टेंस हो गया ये, जो अपना जितना भी होना होगा। इसी के साथ हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। इसका भी अपना कारण है कनेक्ट करने का, वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसे नॉन आइडियल बैटरी में करते हैं ना, आइडियल बैटरी और उसके बगल में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाते हैं, तो उसी तरह से गैल्वेनोमीटर और बगल में उस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेसिस्टेंस है ना, तो ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर का अंदरूनी रेसिस्टेंस हो गया, उसको उसके बगल में दिखाए। इसके साथ कनेक्ट किए हैं क्या, छोटा सा रेसिस्टेंस पैरेलल में। अच्छा ठीक, छोटा सा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये एनसीईआरटी का फोटो हो गया ये। ठीक है, एनसीईआरटी में ही फोटो दिया हुआ। अच्छा चलो ठीक, तो ऐसे करके कनेक्ट किया। अब यही दोनों तार का इस्तेमाल करके हम लोग सर्किट में कहीं पर भी लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना करंट पास कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमको करंट इससे होकर गुजरना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, इसको लगाएंगे कैसे सर्किट में, इस पर भी एक छोटा सा बात कर लेते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस जिसको शंट बोला जाता है जोड़ने पर वह गैल्वेनोमीटर आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस आमीटर को सर्किट में अगर लगाना है करंट नापने के लिए तो हमको सीरीज में लगाना पड़ता है ताकि करंट उससे होकर गुजरे और उसका रीडिंग पता चल जाए। क्या बोले, गैल्वेनोमीटर के साथ छोटा सा रेसिस्टेंस को क्या किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए, और इस तब आमीटर बना। अब आमीटर को सर्किट में जो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। ये भी यही क्वेश्चन है कि आमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। लेकिन आमीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ जो छोटा रेसिस्टेंस है कनेक्ट करते हैं तो वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो कंफ्यूजिंग टर्म है यहाँ पे, नहीं ये बात अब ऐसे दिमाग एक क्या पैरेलल क्या सीरीज, एक ही चीज का दो बात आया ना, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ छोटा सा रेसिस्टेंस सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, देखते गैल्वेनोमीटर, ध्यान कहीं और बोलना नहीं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, उससे क्या होगा, ये आमीटर बन जाएगा। अब आमीटर हमारा सीरीज में जुड़ता है, सर्किट में आमीटर हमारा क्या होता है, सीरीज। अच्छा अभी ये सब चीज, अब इसी को जैसे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर कोई सर्किट है, जैसे मान लिया जाए यहां पर एक नॉर्मल से एक बैटरी है, ठीक है,
इस बैटरी से, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस मैंने दिखाया, एक बैटरी है अपना, बैटरी से ऐसे करंट निकला, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहां पर, यहां से आ रहा है, यहां पे क्या है, एक छोटा सा बल्ब मान लो यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे करके ये बल्ब है, ये अपना बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। स्विच दिया हुआ है एकदम सब कुछ। अब सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है इसको नापना है। तो देखो जैसे कि अगर ये मान लिया जाए 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और इस पूरा सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस हमारा ये बल्ब वगैरह के सहित, ये बल्ब अपना एक रेसिस्टेंस होगा, तो ये टोटल रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं जैसे कि कितना, 6 ओम है, ठीक है। तो अभी I इक्वल टू वी बाय आर लगाओगे अगर, तो फिर कितना कहता है ये कि V बाय आर यानी कि 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तार वार सबका कुछ कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो हो सकता है कि उसके वजह से 2 एम्पियर से भी कम जाए, यानी कि 1.8 एम्पियर का जाए, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कम का रीडिंग। अच्छा, तो अब मान लिया जाए हम लोग क्या किए ना, इसी में मान लिया जाए जो करंट दौड़ रहा है वो एक्चुअल में जो करंट है, एक्चुअल आई एक्चुअल जो है, आई एक्चुअल मान लो 1.8 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, अगर तार का ये को नेग्लेक्ट भी कर दे बाय चांस, मान लिया जाए 2 एम्पियर मान के चल रहे हैं, ठीक है, बहुत खास चीज बता रहे हैं, काम आएगा ये। 2 एम्पियर का मान लो चल रहा है। अब हम क्या किए, लगाएंगे किसको, आमीटर को। आमीटर को कैसे क्या लगाएंगे, यही 2 खुट्टे लगाया जाता है, ये 2, करंट इसमें इंटर करेगा, इधर से निकलेगा करंट। अब देखो इसी फोटो को ध्यान से देखना, हम लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट के ऊपर कर देंगे, ऐसे करके लगाएंगे। देखो अभी यह क्या किए, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के क्वाइल का, ये गैल्वेनोमीटर के क्वाइल का रेसिस्टेंस हो गया, आरजी बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा ठीक है, इसका दोनों एंड जो था, दोनों एंड को यहां पे कनेक्ट कर दिए, यही दोनों एंड था ना। अच्छा ठीक है, और इसी में हम लोग इसको तो एक छोटा सा रेसिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, आरएस। यही फोटो देखो और यहां पे फोटो देखो, वही चीज है, इसी चीज को कनेक्ट कर दिए। ये एंड को ऐसे ग्रीन से दिखा रहे हैं और यही दोनों एंड यहां पर देखने का कोशिश करना है, यही दोनों एंड यहां पर है, ठीक है, उसी वजह से उल्टा कर दिए। अच्छा, अब इसमें जो है, अब हम लोग देखो, अब जो करंट अब जो करंट आएगा, करंट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात हम लोग बता रहे हैं, बहुत काम का चीज है लेकिन, ठीक है। अब हम लोग करंट आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ आमीटर, आमीटर को कनेक्ट करने के बाद अब जो करंट होगा ना, करंट आफ्टर कनेक्शन ऑफ आमीटर विल डिक्रीज बाय सम अमाउंट। देखो जब आमीटर को कनेक्ट करेंगे ना, तो आमीटर कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसका भी तो कुछ रेसिस्टेंस है, उसके वजह से सर्किट का जो टोटल करंट है वो थोड़ा घट जाएगा। मान लिया जाए घट करके अब करंट जो आ गया, अब करंट हो गया नाउ, अब करंट जो हो गया वो हो गया I इज इक्वल टू, मान लिया जाए 1.95 एम्पियर, मान लिया जाए 1 या फिर 1.9 एम्पियर, थोड़ा सा घट गया, तो इतना ही को नापेगा वो। मतलब जब हम आमीटर को लगाते हैं सर्किट में करंट नापने के लिए, तो वो 100% ओरिजिनल करंट बता नहीं पाएगा। अगर 100% ओरिजिनल करंट बता दे, उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका रेसिस्टेंस लगभग 0 होना चाहिए क्या, तब ना इसका जो बाकी जो करंट था उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, घट ना जाए। क्योंकि अगर इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा तो उससे क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस अगर होगा तो उससे जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वही घटेगा नापते समय। तो करंट का जो एक्चुअल वैल्यू है सर्किट में, तो घटना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि रेसिस्टेंस कुछ ऐड हुआ है सर्किट में। तो इसीलिए एक आइडियल आमीटर का, एक
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि एक आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस। अब एक सवाल उठता है कि इस गैल्वेनोमीटर को तो हम डायरेक्ट लगा देते यहां पे तो भी उसमें कांटा ऐसे दिखा सकता था, लेकिन हम इस गैल्वेनोमीटर में छोटा सा रेसिस्टेंस क्यों जोड़े पैरेलल में? ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक है। इस पर तो बहुत चीज है, गहराई में जाने लगेगा आदमी तो बहुत कुछ है। खैर, तो इसके साथ पैरेलल में अगर हम एक छोटा सा रेसिस्टेंस आखिर जोड़े क्यों? ठीक है, उसका क्या कारण था? गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट लगाते ना तो भी तो उसमें करंट ऐसे होता, डिफ्लेक्शन से हम पता कर लेते। क्या उसमें होता, जितना टॉर्क होता तो आई वगैरह होकर के निकाल सकते थे ना, उसका आराम से आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग जो ये जो किए हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का, इस सब में कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ किए थे। आई है ही नहीं, यही ना है क्या? ये एन ए बी, ये के बाय एन ए बी है ना, ये फाइ खाली एंगल डालेंगे ना, एंगल के हिसाब से इसमें हम बताए थे ना कि 10 डिग्री एंगल घूमेगा तो यहाँ 20 एम्पियर लिख देता है, इतना पे इतना होता यही है। लेकिन ये क्यों किए हम? संट क्यों किए? संटिंग इसका क्यों किए? इसके साथ ये किए तब बोले कि ये आमीटर है। खाली गैल्वेनोमीटर से भी हम आमीटर वाला इस्तेमाल कर सकते, यूज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो लगाने से क्या होता है, पैरेलल में अगर किसी रेसिस्टेंस को, छोटे रेसिस्टेंस को जब कनेक्ट करते हैं तो नेट रेसिस्टेंस और इसका जब निकालोगे तो वो नेट रेसिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर का जो अभी रेसिस्टेंस कितना है, आरजी। ठीक है, जब इसके साथ पैरेलल में ये छोटा सा रेसिस्टेंस आरएस को जोड़ेंगे ना, बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस, उससे जो नेट रेसिस्टेंस बनेगा इसका, वो नेट रेसिस्टेंस आरजी से कम हो जाएगा, जो इनिशियल वैल्यू था उसका उससे कम हो जाएगा। देखो, इसी में अगर कहते हैं थोड़ा सा इस चीज को चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लिया जाए, यहाँ पे कहना यही चाह रहे हैं कि अगर जैसे इस एक रेसिस्टेंस यहां पर है आरजी जो कि बड़ा है, ये आरजी जो है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, ये हमारा क्या है, बड़ा है। इसके साथ एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ दिए, पैरेलल में कनेक्ट किए, आरएस है ना। मान लिया जाए इसका वैल्यू है 0.2 और इसका वैल्यू है 1000। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। अब नेट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? 1000 से कम होना चाहिए। जरा देखो 1000 से कम होगा कि नहीं। इसका मतलब 0.002। ठीक है, अब देखो तो जरा सा, इसका जब दो चीज पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यही ना। RS RG बाय क्या, हाँ RS प्लस RG, यही ना करते हैं। अच्छा ठीक है, तो RS इंटू RG करेंगे तो 0.002 इंटू 1000 भागा 1000 प्लस 0.002, यही ना। जरा देखो ना नेट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना आया। पहले कितना था, 1000 था गैल्वेनोमीटर का, है ना। अब जब उसके साथ पैरेलल में जोड़े उसको, तब देखो तो अब क्या हो गया, ये इतना गुना इतना करो तो ये कितना आता है जी, पॉइंट उड़ाएंगे बटे में 1000, 1000 से 1000 कट गया तो ऊपर में हो गया 2 भागा इसमें इतना तो चीज जोड़े ने जोड़े लगभग तो एक के बात है। अरे इस ये होगा कितना, कितना होगा ये, इसमें जब 0.002 जोड़ेंगे, जोड़े नहीं जोड़े तो बात बराबर है ना। जोड़ भी दोगे तब भी इतने, तब भी वही बात है। ये कितना हो गया, ये लगभग 1000 हुआ ना। उसमें इतनी तो चीज को जोड़े नहीं जोड़े लगभग क्या, अरे लो ना हम इसको मान लो 1 के जोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम 1 जोड़ देते हैं। एक तो है ना उतना बड़का, फिर भी हम उतना बड़का जोड़ दिए, 1001 हो गया मान लो। ठीक है, तो अब देखो तो 2 भागा 1001 बहुत छोटा हुआ था, 2 भागा 1001 क्या हो गया, छोटा हो गया। 1001 से भागा देंगे तो और छोटा हो गया, 1000 से भागा देंगे तो थोड़ा कम में छोटा आएगा, लेकिन फिर भी ये देखो 0.002 के आसपास, लगभग 0.002, यानी नेट रेसिस्टेंस कम हो गया ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसीलिए हम लोग सर्किट में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को खाली सीधा डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अपना खुद का ज्यादा होता है तो सर्किट में वो ज्यादा करंट घटाएगा, तो वो अच्छा आमीटर नहीं कहलाएगा। गैल्वेनोमीटर कैन वर्क एज अ आमीटर, एज एन आमीटर वर्क कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन
अच्छा एमीटर से के लिए वर्क करे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक पैरेलल में जोड़ते हैं, ताकि नेट रेसिस्टेंस जो हो जाता है डिवाइस का, जिसको कि एमीटर का नाम दे देते हैं अब, ठीक है, वो उसका नेट रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाए। नेट रेसिस्टेंस कम हो जाने से करंट को जब नापेंगे तो उसके रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। अब सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज शंट, एक ये भी सवाल है, तो उसका जवाब क्या देंगे, शंट इज अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर टू मेक इट या टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाने वाला एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस होता है, जिसको कनेक्ट करने के बाद वो गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग बोले शंट का काम क्या है, शंट का काम होता है कि जो एमीटर है, ठीक है, उसका नेट रेसिस्टेंस को कम करना ताकि रीडिंग अच्छे से आ सके। शंट का एक काम ना, नेट रेसिस्टेंस को, एमीटर का नेट रेसिस्टेंस को कम करना, पहला बात। दूसरा बात, एक बात और होता है, कभी शंटिंग वर्ड सुने होंगे ट्रेन वगैरह में, जंक्शन वगैरह पे अगर कभी जाते हो कि ट्रेन अभी आने वाला भी था, शंटिंग में ट्रेन। शंटिंग में कहने का मतलब होता है क्या, जैसे कि अगर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ना, तो उससे पहले थोड़ा बाईपास दूसरा अभी ट्रैक वगैरह पे उसको रखता है, बाद में तब फिर इस पर लेकर के आता है। या शंटिंग में साइड में अपना कहीं खड़ा कर दिया है ट्रेन में, तो बोलते हैं शंटिंग वगैरह में। यहाँ पे भी उसका एक लॉजिक है, शंटिंग वर्ड का भी एक अर्थ है। करंट जो यहां से आएगा, आने के बाद देखो ऊपर का रेसिस्टेंस कम है, नीचे का रेसिस्टेंस ज्यादा है। और देखो गहराई में जाने लगे तो बहुत कुछ, ठीक है, उतना नहीं, फिर भी ऊपर ऊपर से बताते हैं। देखो यहां से क्या होता है कि करंट जैसे जाएगा, मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए, जैसे 2 एम्पियर आया, ठीक है, 20 एम्पियर आया मान लो, ठीक है, ठीक है, 20 एम्पियर करंट आया। अब 20 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां तक आया 20 एम्पियर, तो आने के बाद यहां पर क्या होगा, देखो तो जरा सा, ऊपर से ज्यादा करंट पास करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ऊपर से कम है, ये छोटा रेसिस्टेंस है उधर से कम, इधर ज्यादा रेसिस्टेंस है, तो इधर से हाँ, ये रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इधर से करंट कम पास करेगा, और ऊपर का क्या है हमारा, रेसिस्टेंस कम है, तो उधर से करंट ज्यादा पास करेगा। अब एक बात देखो जरा सा, उससे क्या होगा, जैसे 20 एम्पियर आया, 20 एम्पियर में 18 और 2 में बांटना है, तो ऊपर से 18 एम्पियर पास कर गया और नीचे से 2 एम्पियर, तो जैसे 18 एम्पियर जब ऊपर से पास किया ना, तो ज्यादा करंट ऊपर से चला गया बाईपास होके, अच्छा शंट होकर के उधर से चला गया। और जब 2 एम्पियर गैल्वेनोमीटर से पास किया, तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल को कम करंट मिला, तो कम करंट मिला तो उससे गैल्वेनोमीटर का कॉइल सुरक्षित रहेगा, कॉइल जलने का खतरा रहता है, तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल को भी बचाता है। शंटिंग हो जाने से क्या होता है, ये ऊपर से पास कर गया। अब इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा ना, वो मटेरियल थोड़ा ऐसा मटेरियल होगा जो कि हीट को ज्यादा बर्दाश्त कर सके, रेसिस्टेंस कम हो, हीट को ज्यादा बर्दाश्त कर सके, गले नहीं। अब सवाल यहां से भी बन जाता है, आ जाता है कि जो शंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, पिघलेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर से, ऐसा भी हो सकता है सवाल। अच्छा चलो ठीक। अब आया जब यहां से करंट अगर 20 एम्पियर, उसमें से 18 ऊपर से चला गया और 2 नीचे से चला गया, तो गैल्वेनोमीटर तो 2 एम्पियर के हिसाब से डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, आपको तो 20 सर्किट में नापना है, तो क्या होता है ना कि 2 के एम्पियर के हिसाब से इसमें जितना डिफ्लेक्शन होना होता है ना, वहां पर 20 लिख देता है गैल्वेनोमीटर में। क्या किए गैल्वेनोमीटर में, 2 एम्पियर के हिसाब से जितना, अगर 20 गया, 20 निकला, तो गैल्वेनोमीटर के कॉइल को तो 10 ही ना फील हुआ, 2 ही ना फील हुआ, ऊपर से तो 18 पास गया, 2 फील हुआ, तो जब 2 फील होगा ना, तो जो उसका कांटा जितना घूमेगा 2 एम्पियर पे, वहां पे ऊपर में रीडिंग क्या लिखता है लोग, 20, वहां क्या लिख के रखते हैं, समझे बात। तो इसका मतलब एक्चुअल करंट उससे 2 पास करता है, तो 2 पे 20, तो क्यों हिसाब से ना बाईपास उसका उसी हिसाब से बनाया हुआ। तो ये सब गहराई है, हमको यहाँ पे एक बात समझना यही है कि शंट जो है उसका यूज क्या हो गया। पहला यूज तो ये हुआ कि एमीटर के नेट रेसिस्टेंस को कम करेगा, दूसरा बात ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल को बचाएगा, ठीक है, बाईपास हो जाता है ना, इसलिए गैल्वेनोमीटर का कॉइल को बचाएगा भी। और एक चीज है, शंट के वजह से हम चाहें तो एमीटर का जो मेजरिंग रेंज है
ना करंट नापने का जो रेंज होता है उस रेंज को भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। मतलब कोई एमीटर का क्षमता है मान लिया जाए 1 एम्पियर से 20 एम्पियर तक का करंट नापने का। अगर हम शंट में कुछ छिड़कानी करें तो उसके वजह से उसका रेंज हम लोग चाहें तो 1 एम्पियर से वो 500 एम्पियर तक भी नाप सके, ऐसा उसको बना सकते हैं। उसका रेंज, अब ज्यादा लॉजिक में जाएंगे फिर और लंबा होता जाएगा बात, समझ रहे बात। अगर हम क्या बोले, शंट के वजह से हम चाहें तो आमीटर का रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। आमीटर होता ना, अलग अलग टाइप का आमीटर, किसी आमीटर का रेंज अलग तरह का करंट को नापना होता है, किसी का अलग तरह का करंट को नापना होता है, सबका मतलब होता है ना इस रेंज का। जैसे अगर आपको नॉर्मल घर में इस्तेमाल करना है, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का करंट अगर पास करता है तो घर के लिए इस्तेमाल करना तो अलग आमीटर आप खरीदिए। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री वगैरह में उधर करना है, वहां तो ज्यादा करंट है, वहां के लिए अलग आमीटर खरीदिए ना। तो शंट का वैल्यू को ऊपर नीचे करके हम लोग उसका रेंज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा नाप सकता है, कम। अब मान लीजिए शंट को और कम करेंगे, ठीक है, तो हाँ अब उसके हिसाब से भी हम लोग इसका रेंज वगैरह पे बढ़ा घटा सकते हैं ना। शंट का वैल्यू और कम करने से 20 एम्पियर 18 एम्पियर उधर से पास कर रहा था तो अब थोड़ा और ज्यादा पास करेगा ना। मान लीजिए 20 एम्पियर इधर से भेजे तो यहां से 0.2 ही पास करे गैल्वेनोमीटर से, तो उसके हिसाब से भी रीडिंग वगैरह कर सकता बहुत। तो हम लोग शंट को वैल्यू को अदल बदल करके चेंज करके इसके मेजरिंग रेंज को भी, एमीटर के मेजरिंग रेंज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इतना सारा शंट का काम है। शंट चीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस पर सवाल हो सकता है और होता भी है अक्सर। अब सारा बातचीत को हमको लिखना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोग को क्या क्या लिखना था कि सारा चीज तो हम लोग समझ गए, अब बस लिखना बाकी रह गया था कि अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस विच इज कॉल्ड शंट ना इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस जिसको कि शंट कहते हैं, उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि कन्वर्ट कर दिया जाए इसको एक अच्छे आमीटर में। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, मिला के ये पूरा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है, ये शंट है। इसको क्या बोलते हैं, शंट, ठीक है। और ये टोटल हमारा बन गया क्या, ये पूरा का पूरा हमारा बन गया आमीटर। ये पूरा हमारा क्या बन गया अब, आमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ेंगे शंट, छोटा सा रेसिस्टेंस, तो बन जाएगा वो आमीटर। अब आमीटर को अगर सर्किट में जोड़ना होता है तो सीरीज में जुटता है। अच्छा बात करते हैं, हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा आता है। यूज ऑफ शंट, शंट का यूज क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो शंट का यूज क्या भाई, इट इज यूज टू डिक्रीज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर। आमीटर के नेट रेसिस्टेंस को घटाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बात किए थे उस पर, सारा चीज एग्जाम्पल दे करके देखे थे, 0.002 1000 सब कुछ किए थे, है कि नहीं। सो दैट इट कैन मेजर करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आमीटर के कुल रेसिस्टेंस को यदि हम लोग एकदम नेग्लिजिबल कर दें, तब उसको जब सर्किट में जोड़ेंगे तो सर्किट का जो नेट करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस वजह से हम लोग सर्किट में करंट का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको नाप पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, आमीटर जो डिवाइस हम करंट नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रेसिस्टेंस को कम करना होगा। उसी के लिए हम लोग शंट लगाते हैं। तो शंट इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर सो दैट इट कैन मेजर करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट। आमीटर जब बनाते हैं तो उस समय गैल्वेनोमीटर के साथ शंट इसलिए लगाते हैं ताकि आमीटर का नेट रेसिस्टेंस कम हो जाए और वह आमीटर सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को अच्छे से नाप सके, उसके करेक्ट वैल्यू को नाप सके। शंट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस पर भी हम लोग बातचीत किए थे कि शंट लगा देने से क्या होता है कि करंट जो होता है ज्यादातर इधर से पास कर जाता है, कम करंट इससे पास करता है। इससे गैल्वेनोमीटर का कॉइल भी प्रोटेक्ट रहता है, बचा रहता है ना। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, एनसीईआरटी में है ये। शंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मेजरिंग रेंज ऑफ आमीटर। शंट का इस्तेमाल करके हम लोग आमीटर के मेजरिंग रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कम वैल्यू वाला आमीटर बनाना तो भी कर सकते हैं, और ज्यादा बड़ा बड़ा करंट नापे ऐसा आमीटर बनाना तो वो भी कर सकते हैं। निर्भर करता है किस पे, शंट पे। अच्छा आगे एक बात
कि किसी भी आइडियल एमीटर के लिए जो रेसिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, एकदम VVI बात है ये। क्या चीज नोट में, नोट ही चल रहा है ना। चौथा पॉइंट क्या इसमें ऐड करेंगे कि जो एमीटर होता है उसको करंट नापने के लिए जब हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। ये चीज को भी लिख देते हैं। देखा जाए यहां पे क्या किए हैं, एमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ये याद रखना है। कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए याद रखना पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज मतलब एमीटर जो है उसमें शंट लगेगा गैल्वेनोमीटर में पैरेलल, और पूरा जो एमीटर बना अब वो क्या चीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में। ऐसे ही सेम चीज आगे वोल्ट मीटर में भी होने वाला है। वोल्ट मीटर को ठीक इसका उल्टा जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़े तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। अब वोल्ट मीटर में भी एगो रेसिस्टेंस जुटता है, वो सीरीज में जुटेगा गैल्वेनोमीटर का, समझ रहे बात। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब इसको याद करने का अपना अपना तरीका दिमाग में सेट कर लेना है। हमको सिर्फ एक ही चीज पकड़े हैं हम कि भैया गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जुटता है शंट, बस इतने तो चीज से हम सब कुछ कर लेते हैं, याद हम इतने रखे हुए। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट जोड़े, अच्छा ठीक है, इसका मतलब एमीटर अब जो बना तो वो अब जुटेगा सीरीज में। जब इसमें हम लोग पैरेलल में जोड़े थे तो वहां पे रेसिस्टेंस सीरीज में होगा और वो हमारा पैरेलल में, ऐसे करके याद किए हुए, ठीक है। तो वैसे तुमको भी अपना जो टेक्निक हो, यहाँ पे हम एक दिखाएं, ये बैटरी है, इससे बल्ब जुड़ा हुआ है सर्किट में से, एमीटर बीच में यहाँ रहेगा तब ना एमीटर से होकर के करंट गुजरेगा, तो पता चल पा जाएगा कि एमीटर से टोटल कितना करंट गुजर रहा है। एमीटर से टोटल जितना करंट गुजरेगा उसको वो नाप के बता देगा कि हाँ भाई हमसे इतना करंट गुजरा, ठीक है। तो कभी सर्किट में बोल देगा कि एमीटर को कनेक्ट करके सर्किट में उसका पिक्चर दिखाइए, तो ऐसे करके तो चलो ठीक है, ये तो हम समझने के लिए कर दिए। तो इसी में अगर अच्छे से हमको दिखाना पड़ेगा तो इसी चीज को अच्छे से हमको, अगर होता है ना कभी कभी बोल दिया कि दिखाइए कनेक्ट करके, अगर मान लिया जाए ऐसा सवाल ही पूछ दिया कि किसी एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करके दिखाइए, तो जैसा फोटो है वैसा वो बता देंगे, वो भी चलेगा। और नहीं तो बहुत अच्छा से डिटेल में अगर करना चाहते हैं तो ऐसे करके कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक दिखाना पड़ेगा, क्या ये गैल्वेनोमीटर, ऐसे करके ये हो गया उसका रेसिस्टेंस Rg गैल्वेनोमीटर का। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसी में ऐसे ला करके पैरेलल में हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रेसिस्टेंस Rs जिसको बोलेंगे क्या, शंट, और इसको ला करके ऐसे करके देना। अभी यह है ना, अब यहां से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा करंट यहाँ पे, अब अपना जो किया करके फिर टप के इस साइड आ गया। तो ये तरीका हुआ क्या, एमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करके दिखाना, ठीक है। कभी हो सकता है अगर पूछ दिया तो ये लिख दिए है, एमीटर को किसी सर्किट में ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिया। एमीटर को ऐसे ऊपर रख दिया, बल्ब उल्टा कर दिया, अरे जोर है अपना जैसे भी बनाना चाहे, इसी को नीचे, बल्ब को ऊपर, बैटरी ऐसे घुमा के कहीं भी कर सकते हैं अपना बुद्धि से। तो ये हमारा इस तरीके से कभी बोल ही देगा अगर सवाल में कि हाँ भाई किसी एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करके दिखाइए, फोटो उसका पूछ दिया, तो वैसे स्थिति के लिए ये नहीं है, ये याद रहेगा तो कम से कम ये, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में। तो ये सारा बात हम लोग हुआ एमीटर में, हम लोग टोटल इतना चीज पढ़े, ये और यहां तक। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। इसी में एक चीज थोड़ा सा ऐड क्या किए है, देखो जैसे अगर मान लिया जाए ऐसा ही कभी कभी सीबीएसई वाले को अक्सर क्वेश्चन देता है इस टाइप का चीज, कि जैसे मान लिया जाए सर्किट में कहीं गैल्वेनोमीटर वगैरह ऐसे कनेक्टेड है, करंट वरंट कुछ पास कर रहा है, उसमें अगर हमको शंट का वैल्यू पता करना है तो एक छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए सर्किट में करंट दौड़ रहा है, बैटरी से निकलेगा क्या, आई करंट। कोई भी बैटरी डिस्चार्ज होता है तो करंट किधर निकालता है, छोटा से बड़ा की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े, इधर से करंट जाता है। कभी भी सर्किट में करंट जब निकलेगा बैटरी से तो इधर, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आई करंट निकला तो यहाँ होगा क्या, यहां से करंट निकलेगा आई, और ये जो आई करंट होगा, इस आई करंट का एक टुकड़ा इधर से पास करेगा आई जी, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उधर से पास किया, और एक करंट पास करेगा किधर, शंट से, आई एस। क्या होगा, आई
एस। तो यानी कि ये जो आई करंट है, आई करंट का एक टुकड़ा आई जी और एक टुकड़ा क्या आई एस, दोनों हिस्सा में बट करके पास करेगा। यहां पे एक बात हम लोग लिख सकते हैं, आई बराबर आई जी प्लस क्या आई एस, मतलब यही आई वन और आई टू में टूटा, दो टुकड़ा में। अच्छा ठीक है, अब इसी में हम लोग एक बात जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन है ये और ये, यही दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है ना। तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर जी। आर एस और आर जी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों भाई सेम रहेगा, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन के कारण जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा। तो जब दोनों में सेम रहेगा तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई एस करंट इंटू क्या, रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वही चीज बराबर इधर क्या लिख सकते हैं, देखो तो करंट इंटू रेसिस्टेंस आई जी इंटू क्या आर जी। आर जी यही गैल्वेनोमीटर का अंदरूनी रेसिस्टेंस है जिसको बगल में दिखाया गया है, क्या ऐसे करके होगा ये दोनों चीज। अच्छा ठीक है, अभी इसी में क्या होता है, देखो सीबीएसई वाले थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अक्सर सीबीएसई वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो क्या होता है इसी में, अगर हमको पता करना है वैल्यू ऑफ क्या शंट, यानी आर एस कितना है, तो आर एस बराबर क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो यानी कि डिवाइड में भेजेंगे तो आई जी आर जी, हाँ ये क्या होगा, आर एस बराबर आई जी इंटू आर जी अब भागा आई एस। यही जो आई एस था खाली उधर डिवाइड में चला गया। अच्छा ठीक है, तो यही जो आई एस था। अच्छा अगर हमको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, शंट से कितना करंट पास कर रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, तब तो ये तीनों को बैठा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या रहता है सवाल में ना, कि हमारा जो है ना ये मान लिया जाए अगर ऐसा किया है कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है वो दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है आई जी दिया है, लेकिन शंट से कितना करंट पास कर रहा है वो नहीं दिया है सवाल में। यानी आई जी दिया है सवाल में और आई एस नहीं दिया है सवाल में। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, देखो तो आई जी दिया है और आई एस नहीं दिया, तो आई जी बराबर यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो आई जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई एस लिख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हो गया सवाल में कि आई एस खाली दिया हुआ है, आई जी नहीं दिया हुआ, तो क्या चीज, हाँ नेट करंट रहेगा। तो या तो फिर क्या आई एस बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो आई माइनस आई जी, क्या आई में से आई जी घटाएंगे तो आई एस आएगा और आई में से आई एस घटाएंगे तो दोनों वही एक दूसरे से। तो मान लो अगर आई एस नहीं मालूम है, खाली हमको आई जी मालूम है कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, तो इसी को चाहे तो हम लोग या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो आर एस बराबर आई जी इंटू आर जी अब भागा आई एस की जगह क्या लिखेंगे, आई माइनस आई जी, आई माइनस क्या लिखेंगे आई जी। तो ये हम लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं। या फिर अगर मान लिया जाए हमको खाली आर एस अगर निकालने के लिए बोले, खाली आई एस दिया हुआ है ना, आई जी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई एस, तो इसको लिख सकते हैं आई माइनस आई एस है ना, इंटू क्या आर जी अब भागा क्या आई एस। तो ये हमारा टोटल करंट दिया है और आई एस दिया है, उसके टर्म में भी हो जाएगा। तो जैसे चाहे वैसे हम लोग बना सकते हैं। तो मेन हमको इसमें कुछ भी ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
इसमें अगर हम याद करने बैठेंगे तो ऐसा कितना फॉर्मूला याद करेंगे, तो इसको आपको याद नहीं करना है। इसमें करना क्या है, खाली हमको इतने पता होना चाहिए, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई पैरेलल में ये ऐसे कनेक्टेड है ना, तो दोनों से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बस इतने तो याद रखना है। पोटेंशियल भी बराबर आई आर इसके लिए और आई आर इसके लिए। जंक्शन रूल याद है ना, आई तो दोनों टुकड़ा में बटे। फिर अपना लॉजिक से इतना तो लिख करके अपने लॉजिक से निकाल लेना है खुद से। हर चीज याद करने की जरूरत नहीं होती। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो अपने खुद यहाँ दिमाग काम करने लगा, वो ऐसे ऐसे भागेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, करके निकालेंगे। ठीक है, ये अक्सर ये सब सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले को तो खैर नहीं इतना ही समझ, लेकिन कौन क्या जाना है कैसे है क्या है नहीं। मान लिया जाओ ऑब्जेक्टिव में कोई दे देगा, बोलेगा क्या कि द वैल्यू ऑफ संट, ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में, और वैल्यू ऑफ संट क्या हो सकता है ना, ये ऐसे ऐसे दे देगा। ठीक, ऐसे करके। या फिर संट का जो वैल्यू है और इसमें क्या रिलेशन होता है, या फिर ये इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। करंट जो संट से पास करेगा उसमें और जो संट का वैल्यू उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा। तो जो जैसे चाहे बनाने का बना सकता है, कोई फार्मूला दे देगा 3-4 ठो, कौन सा सही है ऐसा भी कर देता है बिहार बोर्ड वाला। और सीबीएसई में तो खैर कुछ भी पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। तो लिखा जाए इसको जरा। देखो आमीटर हो गया था, अब हम लोग वोल्ट मीटर पर बात करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस हुआ जिसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना, जिसको कि वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे सेल जोड़ दिए हैं, या बल्ब लगा हुआ है, या पंखा लगा हुआ है, इससे करंट जाएगा और ये ऐसे गोल घूमेगा तो पंखा भी चलेगा, बल्ब भी चलेगा। अच्छा ठीक है, करंट ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज है, अब हम चाहते हैं कि इस पंखा के दोनों तरफ का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस वो नापे, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है उसका दोनों एंड को क्या करेंगे, ए और बी पे ऐसे सटाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा ए और बी के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाए हैं हम लोग, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी ये गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में क्या किया, एक बड़ा सा रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं सीरीज में। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे तब वो हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छे वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में ना। वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा सा रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हुआ। अब वोल्ट मीटर जो है उसको सर्किट में हम लोग वोल्टेज पता करने के लिए उसको क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं ना। इसके क्या हुआ ये पैरेलल हो गया। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। A very high resistance is connected in series with galvanometer to convert it into a voltmeter. एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक वेरी हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे ताकि वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से। इसी में आगे एक बात और, अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है, बहुत अच्छा वोल्ट मीटर है, तो आदर्श वोल्ट मीटर, तो उसके लिए जो रेसिस्टेंस है वो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज होता है। अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर को हमेशा क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है किसी भी सर्किट में, ताकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकें। तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक हो गया, आमीटर और वोल्ट मीटर। इस प्रकार नए एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है एक दो छोटा सा पॉइंट है जो ओल्ड एनसीईआरटी का लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम बात करेंगे। एक होता है एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच संबंध। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तार में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच एक रिलेशन। और एक चीज हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर, एक टॉपिक है जो कि पुराने एनसीईआरटी में होता था। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो
क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों उल्टा डायरेक्शन में हो जाए तो नेट फोर्स जीरो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसी पर थोड़ा सा बातचीत किया जाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर नाम का एक टॉपिक है जो कि पुराने एनसीईआरटी में है, तो थोड़ा सा वो सब चीज़ देखते हैं हम लोग, और उसके बाद कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे जो थोड़ा बहुत कंपटीशन के नज़रिए से होता है, कुछ फाइनाइट वायर वाला देखते हैं जरा सा, वो सब चीज़ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात ध्यान देना है, जैसे वोल्ट मीटर है ये, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर में जो करंट आएगा, ये मान लिया जब बैटरी से आई करंट आया, तो आई करंट आया, तो आई करंट आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इधर और इधर दो हिस्सा में करंट तो बढ़ जाएगा। एक तो करंट का टुकड़ा इधर जाएगा कुछ, एक हिस्सा इधर जाएगा। इधर जो जाएगा इसको क्या लिखेंगे, आई जी, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर वाला, और इधर जो होगा उसको आई माइनस आई जी लिख सकते हैं। इस आई में से आई जी को घटा देंगे तो बाकी बचा इधर से पास किया, ऐसा कर सकता था। अच्छा ठीक है, तो इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस जो महसूस होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो ये नापेगा, वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, तो वो V बराबर होता है आई आर। जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस जो महसूस होगा V बराबर आई आर, आई मतलब ये वाला करंट इनटू यहाँ का रेसिस्टेंस, ये दोनों एंड का रेसिस्टेंस ना। तो जो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल को जो नापता है, ठीक है, वो कितना नापता है, तो वो जरा सा एक चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें कि ना, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट में भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड, जो नापा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V बराबर आई आर, यानी कि करंट हो गया हमारा आई जी इंटू रेसिस्टेंस, ये दोनों रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा आर जी प्लस क्या आर, V बराबर आई आर होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा, यानी कि जितना करंट इधर जाएगा वो अगुना ये वाला रेसिस्टेंस का सम करेंगे तो हमको वही वोल्टेज मेजर करके वो बताता है, ठीक है। तो जितना करंट इधर से पास कर रहा होगा उसी के आधार पर ये वोल्टेज नापता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा V बराबर आई आर, ऐसे ऐसे करके, तो ये हमारा नॉर्मल होता है ना, V बराबर आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो नॉर्मल एक फार्मूला है, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेसिस्टेंस कर दिए। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज को वो नापता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हेडिंग देते हैं। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़